मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वापस से फिर से क्लास 12th का स्टेट गाला असाइनमेंट, क्लास 12th कॉमर्स, जिसमें मैं स्टेट पढ़ा रहा था और स्टेट में हम बड़ा सेक्शन डी विभाग सोल्व कर रहे थे। और हम तैयारी तीनों तीनों परीक्षा की करवा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, चाहे वो सेकेंड एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खाली उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरी फीलिंग को, मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। कहने का तात्पर्य यह होता है बेटा कि फर्स्ट एग्जाम में वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सेकेंड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, एंड बोर्ड की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। पेपर सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं बेटा, पेपर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी हमारी सिर्फ प्रैक्टिस होती है। पेपर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डिट्टो छपा हुआ मिल जाए। अगर मिल जाता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम छपा हुआ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर इसलिए दिया जाता है जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस की जा सके, ठीक है। लगभग कोई भी पेपर खराब नहीं होता, आप कोई भी मार्केट से कोई भी पेपर ले सकते हो, आप कोई भी पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यही है, लोग कहते हैं कि गाला में से ज्यादा आता है, ज्यादा नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई भी पेपर मार्केट से ले सकते हो, सारे पेपर अच्छे होते हैं। सारे पेपर से हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है स्पीड बढ़ता है, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बिल्ड होता है। ये जितना ज्यादा आप पेपर लिखोगे, जितना ज्यादा पेपर सोल्व करोगे, ये मान के चलना कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लेवल हो जाएगा, और जिससे आपके एग्जाम में काफी शानदार रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए बेटा, आज हम पेपर नंबर 4 का सेक्शन डी करते हैं। इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, अब इसका हिंदी नहीं पता है कोई बात नहीं, हिंदी में करेंगे। चैप्टर 1 नंबर 1 निकालो, पेज नंबर 53 निकालो, सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, ई का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। चलिए, यह चैप्टर नंबर 1 का 53 पेज नंबर, 53 पेज नंबर, ये रहा 53, सेक्शन ई विभाग का क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा, क्या है बेटा? लिखा यहाँ पर ये है, मजदूरों के वर्ग के मासिक वेतन निम्न जानकारी पर से वास्तविक वेतन का गणना करना है। और यहाँ पर क्या बोला है, हाँ ओनली फॉर वास्तविक वेतन निकालना है बस। लेकिन इसमें आगे भी बोला है कि वर्ष की 2008 को आधार वर्ष मानकर क्रय शक्ति निकालना, तो ये क्रय शक्ति इसमें निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में निकालने के लिए मना किया है, इसलिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, ओनली फॉर वास्तविक वेतन बोला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस सवाल में वास्तविक वेतन निकालना है बस, और कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। चलिए, पहले वर्ष, वास्तविक वेतन, जीवन निर्वाह का सूचकांक पहले फटाफट लिख दो। लिख दिया। चलिए, हम इसको भी क्या करते हैं बड़ा, फटाफट लिख देते हैं एक बार अच्छे से। चलिए बड़ा, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने। बड़ा देखो, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। वास्तविक वेतन ये रहा, ये देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया। वर्ष लिख दिया, औसत औसत मासिक वेतन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जीवन निर्वाह का सूचकांक लिख दिया, वास्तविक वेतन निकालना है। अब बाबू, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तविक वेतन का सूत्र होता क्या है। मुझे खाली इतना बता दो, वास्तविक वेतन का सूत्र क्या होता है। जैसे इतना बता दो, वास्तविक वेतन जो होता है, तो वास्तविक वेतन का सूत्र क्या होता है। बोलो, वास्तविक वेतन का सूत्र क्या होता है? नहीं याद है ना? मैं बोलता हूँ, पढ़ाई कर लिया करो। ये रहा वास्तविक वेतन का सूत्र। वास्तविक वेतन बराबर औसत मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह का सूचकांक गुणे में 100। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा वर्ड आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो, औसत मासिक वेतन भागे जीवन निर्वाह का सूचकांक गुणे में 100 कर देना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 15,000 है, 15,000 में 120 का भाग कैसे लिखेंगे, तो सर 15,000 भागे 120 गुणे में करेंगे 100। उसी तरीके इसको भी लिख दो, 1,18,000 भागे 180 गुणे में 100। उसी तरीके से उसको भी 19,000 भागे 205 गुणे में 100। फिर 20,000 भागे 220 गुणे में 100। 22,000
तो लिखेंगे 22,000 भागे 235 गुणे में 100। फिर उसके बाद 25,000 भागे 260 गुणे में 100। बस अब करना क्या है बेटा, 15,000 गुणे 100 भागे 120 करो। कैलसी निकालो, फटाफट कैलसी निकालो, जल्दी फास्ट। 15,000 गुणे 100 भागे 120 करो, जल्दी करो, क्या आएगा? 12,500। वेरी गुड। चलिए 18,000 गुणे 100 भागे 180 करो, कितना आएगा? 10,000। 19,000 गुणे 100 भागे 205 करो, कितना आएगा? 9,268.29। 20,000 गुणे 100 भागे 220 करो, तो 9,090.91। फिर 22,000 गुणे 100 भागे 235, तो 9,361.70। फिर उसके बाद 25,000 गुणे 100 भागे 260, कितना आएगा? 9,615.38। लो, बस चैप्टर पूरा, यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट। इतना करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और वास्तविक वेतन देखो, यहाँ पर मैंने सूत्र भी आपको बता दिया, सिर्फ सूत्र लगाते ही मान ही हमारा आंसर आ गया। तो मैंने क्या बोला बाबू, प्रैक्टिस करने से आता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा ना। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता हूँ, मैं आपके बात चीजों को समझा सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा भाई साहब, नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो यार। वीडियो देखने के बाद अंदर से एक अलग से मोटिवेशन जाग जाता, पद्दू आवड़ी क्यों, सब कुछ समझ गया हूं, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। भाई सब कुछ कर लेना वीडियो देखने से नहीं होता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, लिख 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 के प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना, उतना तुम्हारा पावरफुल इंप्रूवमेंट होगा अपना। सवाल है, सवाल देखने से रट्टा मारने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भूल जाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देखना पड़ा तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, वास्तविक वेतन का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो, और वो देखने के बाद अपना आप ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो एकदम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, वेरी मोस्ट टाइम पे बेटा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा मार्च 22 में पूछा भी गया था, बहुत IMP क्वेश्चन है बड़ा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैडम, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अब दूसरा क्वेश्चन की हिंदी के लिए क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 खोलना है, स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, पेज नंबर 18 पे मिलेगा। तो चलिए बेटा पेज नंबर 18 निकलते हैं। सर ये रहा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 18 है, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 2008 से 2014 लिखा है ना, लेकिन खाली इसमें सवाल में क्या कर दिया, खाली वर्ष को चेंज कर दिया, वर्ष बदल दिया। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये बदलेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। सवाल में कुछ भी बदले इससे मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पर ओनली फॉर वर्ष बदला है, वैल्यू नहीं। वैल्यू वही देखो 100, 110, 95, 108, 120, 106, 110। देखो 100, 110, 95, 108, 120, 106, 110। और फिर बाद में बोलते अरे सर किताब के बाहर का क्वेश्चन आ गया है, किताब में ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं है। अरे नालायक, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ तो ले, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, फिर बाद में सोचना। और इसमें आधार वर्ष किसको बोला है, 2016 को। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 2008 से 2014 तक दिया है, उसको भूल जाओ, उसकी जगह पे क्या आएगा 2017 से 2023। ठीक है, क्या बोला है, कृषि उत्पादन के पारंपरिक आधार ज्ञात किए गए हैं, तो उस सूचना पर से अचल आधार की विधि में कन्वर्ट करना है, यानी परिवर्तन वाला सवाल है। कैसे पता चला सर, यानी कि ये चीजें पारंपरिक आधार में पहले से सॉल्व करके दिया गया है, हमें पारंपरिक में से अचल आधार में परिवर्तन करना है। पारंपरिक में से अचल आधार में क्या करना है, परिवर्तन करना है। और पता है ये सवाल कैसे करेंगे, ये रहा ये रहा देखो, अभी लास्ट टाइम करवाया था, पारंपरिक में से अचल आधार में बदलना। तो उसके बाद आपको ये सूत्र याद होना चाहिए वाला, चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का सूचकांक भागे में 100। ये सूत्र लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
कैसे निकालते बेटा इसको? चलिए इस टाइप का सवाल 100% एक सवाल आता ही आता है, 100% आता है बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट आईएमपी है। चलिए सवाल को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं और डिटेल में सीखेंगे बेटा। तो ये देखिए बेटा, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। चलिए यहाँ पर आधार वर्ष किसको मानने के लिए बोला है? 2016 को, यानी 2016 को क्या बोला है? आधार वर्ष। ठीक है। अब सर 2016 के लिए आधार वर्ष, यहाँ पर 2016 तो दिया नहीं है, तो 2016 का आधार वर्ष बोला है, तो आधार वर्ष 2016 का नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो क्या मान लेने का? 100। हमेशा बड़ा जब भी किसी की वैल्यू ना दिया हो, मान लेने का 100। चलिए पहला आंसर निकालोगे कैसे? पहला आंसर निकालोगे कैसे? चलिए बड़ा पहला आंसर निकाल बताता हूँ कैसे निकालोगे। चलिए पहला आंसर निकालते बड़ा हम लोग। चलिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सबसे पहले चालू वर्ष, तो चालू वर्ष आपका क्या है? ये है 100, 100 गुणे आधार वर्ष दिया ही नहीं है, तो क्या मान लेंगे? पहले 100 भागे में क्या करना है? 100, क्योंकि ये सूत्र के आधार पर लगा रहा हूँ, ये वाला सूत्र के। ठीक है, चालू वर्ष गत वर्ष भागे 100। चलिए 100 से 100 कट गया बड़ा, कितना आएगा? ओनली 4 100 आएगा। चलिए दूसरा चालू वर्ष कितना दिया है सर? 110 गुणे गत वर्ष। बड़ा गत वर्ष मतलब ये वाला आंसर, जो भी यहाँ पर उत्तर आएगा बड़ा, वो उत्तर आपको यहाँ लिखना है। 100 भागे क्या करेंगे? 100, 100 से 100 कट गया, कितना आएगा? 110। दूसरा नया वर्ष क्या है बड़ा? 95 गुणे, फिर गत वर्ष कितना दिया है? 110 भागे कितना आएगा बड़ा? 100। चलिए 95 गुणे 110 करो, भागे 100 करो। 95 गुणे 110 भागे 100, कैलसी निकालो करो। 95 गुणे 110 भागे 100 करो, कितना आएगा बाबू? 104.50। ठीक है, क्लियर बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? 108, तो 108 गत वर्ष क्या है? 104.50 गुणे में 100, तो 108 गुणे 104.50 भागे 100 करो, कितना आएगा? 112.86। फिर यहाँ पर आएगा 120 गुणे कितना आएगा? 112.86 भागे 100, दोनों को गुणा करके 100 से भाग दो, कितना आएगा? 135.43। क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? चालू वर्ष कितना है? 106, 106 गत वर्ष कितना है? 135.43 भागे 100, दोनों का गुणा करके 100 से भाग दो, कितना आएगा? 143.56। फिर क्या है? नया वर्ष का 110 गुणे में गत वर्ष कितना है? 143.56 भागे में 100, कितना आएगा बाबू? देखो 157.92, 157.92। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने यहाँ पर सवालों को सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके 3 में से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और आप स्टेट के अंदर 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। बट एक शर्त पे, अगर आपने स्टेट में बड़ा सी और डी एकदम अच्छी से प्रैक्टिस कर लिया ना बड़ा, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके स्टेट में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। आपको ए बी एमसीक्यू ये तो आपको करना ही करना है, ये आप टेक्स्ट बुक के पूरे क्वेश्चन कर लो ए और बी का, इसमें से आपका काम हो जाएगा। सी डी पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि सी डी में छोटे छोटे सवाल होते हैं, इसीलिए। तो सी डी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, और ई अब तो आपको आ ही जाएगा, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन सी और डी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो समझ जाना आपके स्टेट में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। बस स्टेट में सी और डी आके आपको पूरे पूरे पक्के पक्के आना चाहिए। अगर पूरा अच्छे से पक्का आता है ना तो आपके याद रखना आपके 100 में से 100 स्टेट में आएगा, इसकी गारंटी मेरी। बड़ा ऐसे बहुत सारे बच्चे बड़ा 100 में से 100 लाते बड़ा रैंकर बनते रैंकर, पर उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सर कैसे कर रहे हैं, सर किस तरीके से कर रहे हैं, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर का कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा कॉन्सेप्ट सीखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखोगे तो अपने आप क्लियर रहेगा। जैसे ये सवाल क्या था, पारंपरिक में दिया था, इसको अचल आधार में परिवर्तन करना था, तो बस जब भी पारंपरिक में दिया अचल में बदलना तो आपको ये वाला सूत्र लगाने का पड़ा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्या है बड़ा, तो यहाँ पर
42 नंबर, तो 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बड़ा। यहाँ पर देखो वैल्यू जो है उल्टा कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 99, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 2.3 का। तो निकालो एक्सरसाइज 2.3, स्वाध्याय 2.3, 2.3 तो निकालता हूं, रुको। 2.3, 2.3, चलिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 8, 18, 14, 45, 57, 5, 15, 10, 20, 13, ठीक है ना। पेज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब यहाँ पर देखो 57, 45, 14, 18, 3, 8 दिया ना, तो इसका मतलब क्या, वहां पर कैसे दिया है, 8, 18, 14, 45, 57। देखो आप देख सकते हो, देखो पहले क्या लिखा है, 8, 8, फिर 18, 18, 14, 14, फिर 45, फिर 45, फिर 57, फिर 57। मतलब यहाँ पर आगे से लिखा है और यहाँ पर पीछे से, यहाँ पर पीछे से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर पीछे से लिखा हुआ है ना। यानी कि सवाल वही है, सिर्फ वैल्यू को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। वैल्यू को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो सवाल से कोई लेना देना है नहीं। हमें क्रमांक सहसंबंध निकालना है, हमको तो हिंदी से मतलब था, हमने हिंदी कर लिया। क्या लिखा है, एक राज्य के टाउन में प्लानिंग समिति द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें उपयुक्त सूचना पर से शहर की जनसंख्या वृद्धि दर में क्रमांक सह संबंध ज्ञात करना है। तो क्रमांक सह संबंध है बड़ा, तो सबसे पहले कैसे सूत्र, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे और क्रमांक सह संबंध में सूत्र कौन सा लगेगा। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया बड़ा, शहर एक्स वाई आर एक्स आर वाई डी वाई और इन। तो बड़ा यहाँ पर क्रमांक नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई लिखा गया है। और अगर क्रमांक दिया तो डायरेक्टली आर एक्स आर वाई निकाल देता, आपका सवाल हो जाता है। बट यहाँ पर रैंक नहीं दिया, यहाँ पर पहले यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर दिया, मतलब ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। और अगर ये ऐसे ऐसे सवाल में अगर ऐसा लिखा होता क्रम, तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, आर एक्स आर वाई, यानी रैंक एक्स रैंक वाई पहले से लिख देते हैं। बट यहाँ पर रैंक नहीं दिया है। जब रैंक नहीं दिया गया हो तब बड़ा आपको यहाँ पर एक्स और वाई मानना है। अगर सब रैंक मतलब ऐसा, अगर हिंदी में ऐसा क्रम लिखा हो ना, तो समझ जाना रैंक पहले से दिया है। और यहाँ पर क्रम नहीं लिखा, इसका मतलब रैंक नहीं दिया है। तो एक्स और वाई लिखेंगे। चलिए अब इस सवाल को सोल्व कैसे करना है, ध्यान से सीखिए बेटा। चलिए सबसे पहले रैंक कैसे देना है बेटा, तो एक्स पर से हम आर एक्स बनाएंगे। रैंक कैसे देते बेटा, पहले यहाँ पर समझ लो बेटा। इसमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी सर, 57। तो 57 के सामने क्या लिखने का, 1। फिर सर सिर्फ इससे छोटी कौन सी है सर, 45। तो 45 के सामने लिखने का 2। सर इससे छोटी कौन सी है, नहीं दिख रहा है ना, रुको, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब उसके बाद इससे छोटी कौन सी है सर, 18। तो 18 के सामने लिखेंगे 3। सर उसके बाद 14, हो जाएगा 4। सर उससे छोटी कौन सी है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए इधर करेंगे, होगा। अब आर वाई करेंगे, कैसे देंगे, तो देखो वाई के अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर सबसे बड़ी वैल्यू है 20, तो उसके सामने लिखेंगे 1। सर उसके बाद 15, ये हो जाएगा आपका 2। सर उसके बाद क्या आएगा 13, वो हो जाएगा 3। सर उसके बाद क्या आएगा 10, वो हो जाएगा 4। 5 हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। बस बन गया। अब डी कैसे निकालेंगे, तो आर एक्स में से आर वाई माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 3 गया माइनस का 2। जब देखो 2 और 2 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा आंसर 0। याद रखना बाबू, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, हमेशा 0। डी का आंसर हमेशा 0 ही आता है। और अगर ना आए तो समझ जाना सवाल कहीं ना कहीं क्या है, रोंग है, गलत है। और डी स्क्वायर कैसे निकालोगे, मतलब 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। चलिए 4 2 6, क्लियर हो पड़ा। चलिए बस ये रहा क्रमांक सहसंबंध का सूत्र, लिखेंगे r बराबर 1 माइनस 6 का 6, डी स्क्वायर कितना दिया 6, एन कितना दिया बड़ा 1 2 3 4 5, एन बराबर हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर 5, फिर 5 का वर्ग माइनस 1, तो 1, 6 का 6 गुणा करो 6 6 36, 5 का 5 25, 5 का वर्ग क्या होगा 25 माइनस 1, फिर 1 माइनस 36, 5, 25 में से 1 गया 24। ठीक है, चलिए फिर उस पर क्या करना है, 1 माइनस 36, तो 24 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 120। तो 1 माइनस, अब बड़ा 36 में क्या करेंगे हम, 24 गुणे
26 में हम क्या करेंगे, 36 में हम भाग देंगे 120, 36 में भाग देंगे कितना आएगा 0.3। अब बड़ा एक में से 0.3 माइनस करो तो कितना आएगा 0.7, यानी आर की वैल्यू कितना आ गया 0.7 आ गया। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप देख सकते हो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आपको यहाँ पर सवाल को करवा दिया। आपको बड़ा अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउटफुल होता है, कोई चीज समझ में नहीं आता है तो बड़ा आप लोग यहाँ पर बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। देखो बड़ा मैसेज कर देने का, कमेंट कर देने का, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ सकते हो, आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्लियर बड़ा, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बड़ा, क्लियर बड़ा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा यहाँ तक हो जाए, लास्ट में एक लाइन हिंदी लिख देने का। हिंदी में लास्ट लाइन क्या लिखने का बड़ा, क्या लिखा है देखो, जनसंख्या वृद्धि दर का क्रमांक सहसंबंध का मान 0.7 होता है। यहाँ से लिख देने का बड़ा, क्या ऐसा लिख देने का, शहर की जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर के बीच में क्रमांक सहसंबंध का मान 0.7 होता है। ऐसे हिंदी लास्ट में लिख देने का, नहीं तो बड़ा टॉपर वाले अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, इसलिए प्लीज हिंदी लिखना कंपलसरी है। इसलिए प्लीज यहाँ पर हिंदी लिख दिया करो अगर टॉपर की कैटेगरी में जाना है तो, ठीक है। नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्क्स तो मिलेगा, बट टॉपर की कैटेगरी में जब जाओगे तो जब 80 के ऊपर जाएगा ना तो मार्क्स काटना शुरू कर देंगे, इसलिए हिंदी कंपलसरी लिखा करो, ठीक है। हिंदी कंपलसरी लिखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा 43 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए इसका हिंदी करते हैं। चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन 7 पेज नंबर 137। चलिए बेटा निकालते हैं पेज नंबर 137। सर ये रहा पेज नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का, ये रहा। क्या लिखा है, गुजरात राज्य के अलग अलग भिन्न भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग तहसील में हुई औसत वर्षा मकई पैदावार क्विंटल हेक्टर के बीच के संबंध जानने के लिए एकत्रित हुई सूचना का परिणाम। माध्य लिखा है और विचरण लिखा है। विचरण मतलब होता है एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर। माध्य दो होते हैं, एक्स बार और वाई बार। सा संबंध मतलब होता है आर। अब बाबू यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 का सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो माध्य मतलब क्या होता है, एक एक्स बार होता है एक वाई बार होता है, मैंने वैल्यू लिख दी है। विचरण मतलब क्या होता है एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। बट बड़ा सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, जब सवाल में आर दिया हो ना तब आपको सूत्र यही लगाना होता है, बट यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग क्या लिखा है बड़ा, एस वाई अपॉन में एस एक्स लिखा है। क्या लिखा है, एस वाई अपॉन में एस एक्स लिखा है। बट उस समय बड़ा इस सवालों को ऐसे सोल्व करने के लिए ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर एस एक्स स्क्वायर दिया है और एस वाई स्क्वायर दिया, हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए एस एक्स और एस वाई। इसका मतलब होता है प्रमाण, वाई का प्रमाण विचलन एक्स का प्रमाण विचलन, तो यहाँ पर प्रमाण विचलन चाहिए बड़ा, प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन कैसे निकालोगे, एस एक्स और एस वाई कैसे निकालोगे बड़ा, तो देखो एस एक्स 64 किसका वर्ग है बड़ा, 64 सर है 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 8। सर 225 किसका वर्ग है, सर 15 का वर्ग। लो बन गया ना, बस अब वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना दिया है 0.82 पूरे, एस वाई कितना दिया है 15, भागे कितना आएगा 8। बड़ा चलो भाग दो, भाग दो बड़ा, भाग दो, भाग दो जल्दी। अरे भाई भाग दो, भाग नहीं देना आता है, सिखाना पड़ेगा भाई साहब। अरे यार ऐसा मत करो भाई, आना चाहिए बेटा, क्योंकि कैलसी निकालो सबसे पहले क्या करना है 0.82 गुणे 15 करो, मेरे साथ बताओ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। चलिए 0.82 गुणे 15 भागे 8 करो, तो पहले 0.82 गुणे 15 करो, कितना आएगा, कितना आएगा 12.3, फिर भागे 8, अब भाग दो चलो, कितना आएगा बोलो, तो 1.54 आएगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितना आ गई 1.54, जैसे बी मिल जाए वैसे आपको क्या निकालना है ए किस निकालोगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलिए वाई बार कितना दिया है सर 180 और एक्स बार कितना दिया 182, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई बार हो जाएगा 180, बी दिया है आपको 1.54, ठीक है, और एक्स बार कितना दिया है 80 सॉरी 82, 180 और 1.54 में बड़ा 82 का गुणा करो, 1.54 में 82 का गुणा करो तो आएगा
126.28। ठीक है, अब 180 में से 126.28 माइनस करो तो आएगा 53.72। ए की वैल्यू कितना आएगा? 53.72। अब हमें निकालना है, अब यहाँ पर हमें निकालना है बेटा वाई के। तो लिखेंगे वाई के एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, तो चलिए बेटा वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ए कितना दिया है? ए दिया हमने, निकाला कितना? 53.72 प्लस बी कितना दिया है? 1.54 एक्स। चलिए चेक करते बेटा एक्स की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। देखो एक्स की वैल्यू सर यहाँ पर, हाँ सर एक्स की वैल्यू दिया कितना दिया है? 60। चलिए एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे? 60 लेने पर जो वाई के बराबर 53.72 प्लस 1.54 एक्स की जगह पे लिखेंगे 60। तो 53.72 प्लस 1.54 का गुणा 60 में करो, कितना होगा? 92.40। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 146.12। तो वाई के की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 146.12। और यहाँ पर किसमें बोला है बेटा? क्या निकालने के लिए बोला है यहाँ पर? क्विंटल। यहाँ पर क्विंटल लिख देंगे बेटा। क्या लिखोगे? क्विंटल। क्विंटल। ठीक है, चलिए क्लियर हो? देखो यहाँ पर लिखा है क्विंटल प्रति हेक्टर, लिखा है ना क्विंटल प्रति हेक्टर। चलिए बेटा आगे बढ़ते बेटा। आइए अब यहाँ पर अगर आपको फोटो वोटो पाड़ना है बेटा, स्क्रीनशॉट पाड़ना तो स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। पहले बी निकालने का, और बी मिल जाए तो ए निकालने का, ए के बाद हमको निकालना वाई के। ये 3 स्टेप में सवाल कंप्लीट करने का, पहले बी फिर ए फिर वाई के निकालना है। क्लियर हो बेटा? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ करके फॉर्मूला को जरूर करना है। और बड़ा याद रखना इस टाइप का एक टेबल वाला क्वेश्चन 100% आएगा। 100% मतलब 100% इज द वेरी 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 मोस्ट टाइम पे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। बोर्ड की एग्जाम में हो, फर्स्ट एग्जाम हो, सेकेंड एग्जाम हो, ऐसे जितने भी टेबल वाले सवाल टेक्स्ट बुक में है प्लीज करके जाना। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है बेटा तो करके जाइए, गारंटेड। अगर नहीं आता ना बेटा तो मेरे पास आइए बेटा। अगर आपका पेपर खराब जाए मेरे बोलने से तो कभी मेरा वीडियो मत देखिएगा। अगर लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, विश्वास करते हो मेरे ऊपर, तो बड़ा मैं जैसा कह रहा हूं आप वैसा करते जाइए, देख लेना आप अपने रिजल्ट के अंदर। ठीक है, कि मेरी बताई हुई चीज आती है कि नहीं आती है। क्लियर? बेटा मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करता हूँ, बहुत ज्यादा सोच समझता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ। ऐसी हवा में आकर के वीडियो नहीं बनाता हूँ बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नियत संदर्भ के गुणधर्म और नियत संबंध रेखा के लिए हमेशा हमें बिंदु पूछ सकती है। तो इसका हिंदी चीज क्या लिखा है? चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन डी का पेज नंबर 152 पे जो मार्च 23 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए बेटा इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, पेज नंबर 153 निकालिए। पेज नंबर 153 चैप्टर नंबर 4 निकालो जल्दी। चैप्टर नंबर 4 ये रहा, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 100 क्या है? पेज नंबर 100, चलिए चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 152, 152 पेज नंबर पे सेक्शन डी है। 152, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है ये रहा। क्या बोला है? नियत संबंध का गुणधर्म, ये रहा। तो ये रहा नियत संदर्भ, नियत संबंधांक के गुणधर्म बताइए और नियत संबंधांक रेखा हमेशा किस बिंदु पर से गुजरती है उसे बताइए। तो चलिए बेटा इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हम लोग क्या करते हैं समझने का कोशिश भी करेंगे, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन ढूंढ के बताते हैं, इसका उत्तर बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पेज नंबर है 5, ये रहा। देखिए बेटा ये रहा
ये रहा, नियत संबंध गुणांक के गुणधर्म बताइए और नियत संबंध रेखा हमेशा कौन से बिंदु से गुजरती है वो बताइए। सबसे पहला पॉइंट क्या करने के पड़ा, आपको बी का सूत्र लिख देना है, एक बी यू एक्स का, एक बी एक्स वाई का, दोनों सूत्र लिख देना पड़ा। ठीक है, देखा जा सकता है। और जिसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, यहाँ पर यू नहीं, यहाँ पर वाई आएगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, एक है बी वाई एक्स, एक है बी एक्स वाई, दोनों अलग अलग सूत्र। ठीक है, देखो अगर लास्ट में एक्स आता है तो आपको पहले वाई लगाना है, अगर लास्ट में वाई आता है तो लास्ट में क्या लगाना है, तो एक्स में क्या लगेगा, ऊपर एक्स। नहीं समझाता हूँ, देखो इसे यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, बी वाई एक्स है ना, तो एक्स है तो एक्स नीचे आ जाएगा, देखो एक्स नीचे आ गया तो ऊपर क्या चला जाएगा, वाई। अब यहाँ पर देखो वाई नीचे है, वाई लास्ट में, तो यहाँ पर नीचे आ गया, देखो वाई नीचे आ गया तो ऊपर क्या चला जाएगा, एक्स। सूत्र बन गया। फिर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या होता है, आर स्क्वायर। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों बिंदु क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों बिंदु क्या होते हैं, समान, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि दो नियत संबंध रेखाओं के गुणांक का अगर एक से मान अधिक, एक मान यानी एक से अधिक हो, एक मान जो हो एक से अधिक होता है, तो दूसरे नियत संबंध गुणांक का मान मान इतना एक से या इतना कम होगा, या दोनों गुणांकांक का क्या होगा, कम या उससे भी कम हो सकता है। यानी अगर एक नियत संबंध गुणांक का मान एक से अधिक होता है तो दूसरे नियत संबंध गुणांक का मान एक होगा या तो उससे कम होगा, या तो दोनों गुणाकार करने पे एक या उससे दोनों से कम हो जाएगा। तीसरा, आर स्क्वायर का मान हमेशा एक होता है क्योंकि दोनों रेखाएं एक आकार में होती है, मतलब एक ही रेखा में होती है, इसलिए दोनों आर स्क्वायर का मान हमेशा एक होता है। यदि आर स्क्वायर का मान 0 हो जाए, अगर आर स्क्वायर का मान 1 होता है तो दोनों रेखा एकाकार में है ऐसा माना जाएगा। अगर आर स्क्वायर का मान 0 हो तो दोनों नियत संबंध रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी। कब, जब आर स्क्वायर का मान 0 होगा तब। फिर पांचवा, दोनों नियत संबंध रेखाएं निर्णायकता गुणांक आर स्क्वायर के क्या माना जाता है, समान माना जाता है, इसलिए आर स्क्वायर बराबर आर एक्स वाई का स्क्वायर, आर एक्स वाई वाई एक्स का स्क्वायर, दोनों का मतलब क्या होता है, समान होता है। यदि आर स्क्वायर का मान 1 हो तो दोनों नियत संबंध रेखाएं एकदम एक दूसरे को क्या माने जाएंगे, व्यस्त, अगर आर स्क्वायर का मान 1 होगा तब। ठीक है, इस तरीके से y और x का नियत संबंध रेखा हमेशा हमेशा x बार y बार पे बिंदु से गुजरती है, यानी x बार और y बार के बिंदु से क्या करती हैं, गुजरती है। ये आपको 6 पॉइंट अच्छे से याद रखना है, बहुत इजी पॉइंट है, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ा, याद हो जाएगा, एक बार दो बार पढ़ोगे तो अपने को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लो, आपके काम आएगा बेटा। चलिए बेटा 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक सामायिक श्रेणी में n बराबर y, सिग्मा y 501, सिग्मा टी वाई 1762 दिया, तो उससे एक समीकरण। बेटा ये चैप्टर 4 का है, किताब में नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया बस, इस टाइप के सवाल है लेकिन किताब में नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए इस सवाल को हम चैप्टर नंबर 4 का है, तो कैसे सोल्व करना है हम सिखा देते हैं आपको। चलिए अब बेटा देखो, सवाल में आपको ये दिया ये दिया ये दिया टी वाई, तो आपको बी वाला सूत्र लगाना बेटा, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने सिखाया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर एन दिया है, टी वाई दिया है, सर सिग्मा टी नहीं दिया है और सिग्मा टी स्क्वायर भी नहीं दिया, तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो एन पर से निकालेंगे टी, पहले टी निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, जहां तक दिया हो वहीं तक लिखने का। फिर टी का स्क्वायर निकालेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। पहले 1 से 6 तक की संख्याओं का टोटल मारो। चलिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, तो क्या होगा 21। फिर 1 प्लस फिर क्या है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, कितना आएगा 91। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये सिग्मा टी हो जाएगा, ये सिग्मा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एन कितना दिया, एन बराबर आपको दिया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा टी से निकालेंगे टी बार, तो सिग्मा टी अपॉन में एन, सिग्मा टी कितना दिया 21/6, तो 21/6 करेंगे कितना आएगा 3.5। अब सिग्मा वाई से हम निकालेंगे वाई बार, तो वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपॉन में एन, सिग्मा वाई दिया 501/6, तो 501/6
6 कितना होगा 83.5। बस अब मिल गया, अब वैल्यू पुट कर दो। चलिए बी एन का एन 6 हो जाएगा। सिग्मा टी वाई कितना दिया 1752 सिग्मा टी कितना दिया 21 और सिग्मा वाई कितना दिया 501। चलिए एन 6 सिग्मा टी स्क्वायर कितना दिया 91 सिग्मा टी का स्क्वायर मतलब 21 का वर्ग। चलिए 1762 गुणे 6 तो 10572 10,572 21 गुणे 501 10,521 फिर 91 गुणे 6 546 फिर 21 का वर्ग 441 10,572 10,572 माइनस 10,521 51 आ जाएगा। फिर 546 माइनस 441 कितना आएगा 105। यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर तो 51 में भाग देंगे 105 कितना आएगा 0.49। तो ये हो जाएगा आपका बी का आंसर। जैसे बी मिल जाए बेटा वैसे आपको निकालना ए, तो ए कैसे निकालेंगे ए बार बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार कितना दिया ये रहा 83.5 बी आपको कितना दिया 0.49 टी बार कितना दिया 3.5। चलिए तो 0.49 मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 कितना आएगा 1.715 माइनस 83.5। अब 83.5 में से माइनस करना 83.5 में से माइनस करना है 1.75 यानी यहाँ पर आएगा 81.79। ए बराबर आ गया 81.79 आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है वाई के, तो यहाँ लिखेंगे वाई के एक्स के प्रति झुकाव रेखा तो लिखेंगे वाई के बराबर ए प्लस बी टी। ये कितना दिया है बड़ा 81.79 प्लस बी दिया है 0.49 और टी तो टी का टी। चलिए अब चेक करते बड़ा यहाँ पर टी की वैल्यू दिया है कि नहीं। चलिए बड़ा एक बार देखो टी की वैल्यू दिया है, सर टी की वैल्यू नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देख लो बड़ा मैंने आपको सवाल पूरा कर दिया। अगर टी की वैल्यू नहीं दिया तो यहीं पे हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये एन पर से हमने टी और टी स्क्वायर निकाल दिया, फिर सिग्मा टी से हम निकाल दिया टी बार, सिग्मा वाई से निकाल दिया हमने वाई बार, ये निकाला, फिर बी का सूत्र लगा दिया हमने तो बी मिल गया। बी के तुरंत बाद हमने निकाल दिया ए और ए निकाल के हमने वाई कैप निकाल दिया। तो इस तरीके से बड़ा हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखो कितना इजी वे में हमने करवा दिया। ये चीज क्या है प्रैक्टिस करने से आता है। एक एक सवाल अगर सब टाइप का कर लोगे ना, सब टाइप का अगर एक सवाल आ गया ना तो ऐसा मान लेना आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आप ये देखो करते कैसे। अगर मान लो इस तरीके से सवाल अब इस टाइप का कैसा भी वैल्यू दिया कि खाली यहाँ पर वैल्यू चेंज करें और आपको ये 3 चीजें दिखाई देना तो समझ जाना बड़ा आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ऐसे ही मैंने अभी तक 3 पेपर चलाया बड़ा, 3 पेपर में बड़ा 4 पेपर में बड़ा यही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। 4 पेपर ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक इस टाइप का पेपर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा बड़ा। कंफर्म मतलब कंफर्म, तो मतलब ये वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा वेरी 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 मोस्ट एमपी। अगर बड़ा कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो उसकी वैल्यू चेंज हो ना तो ऐसा मान लेना बड़ा वो वाला सवाल कंफर्म आने वाला है, वो वाला सवाल कंफर्म आने वाला है। इतना आईएमपी बड़ा, इतना ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है। तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।